जो आमतौर पे फ्रेंचाइजिंग करना चाह रहे होते हैं 80% तो लोग वो होते हैं जिनका नहीं चल रहा होता खुद, तो बोलते हैं कि यार कोई और चला दे। अगर कोई इन्वेस्टर लाना चाहता है, मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बिक भी रही है, जैसे आपके पास भी इन्वेस्टर आते होंगे, तो वो पहले क्या चीज देखते हैं? हमारी ऑडियंस भी देख रही होगी, तो मैं उनको ये बोलूंगा कि यार पहले तो आप अपना मसल स्ट्रॉन्ग करें कंटेंट क्रिएशन में। उन्होंने जैसे फ्रेंचाइज खोली और एक अकाउंट का सिस्टम बनाया, सारे इन्वेस्टर के पैसे एक जगह डाले और फ्रेंचाइजीज मॉडल खोल रहे हैं, उससे सामान लाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं, ये पाकिस्तान में एक नया मॉडल आया है। तो अगर कोई आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके कोई जन खराब होने का अंदेशा नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करें और अपना जो सारा बजट है ना, अपना पैसा वो लगाएं आप कंटेंट पे। अगर एक एम्प्लॉय रखें तो शायद आपको एक एवरेज सैलरी जो 40,000 उसमें मिल जाएगा, लेकिन आप उसका हेड रखते हैं तो उससे डबल, फिर आप रीजनल हेड रख रहे हैं तो उससे ज्यादा सैलरी, तो वैसे आपके मार्जिन भी तो नीचे आ रहे हैं। मतलब ब्रांड और मॉल का जो होता है ना रिलेशनशिप, वो एक बैलेंस होता है। मॉल बोलता है भाई खुद तुम भी अपनी कुछ लेकर आओ ट्रैफिक मेरे पास, हाँ मैं भी कुछ ट्रैफिक लेकर आऊंगा। सबसे बेस्ट वे क्या है ट्रैफिक रन करने के लिए? ऑनलाइन, ऑफलाइन, बिलबोर्ड, SMS, कॉल्स, किससे ज्यादा ट्रैफिक आता है? अगर आप किसी भी बंदे को उस फील्ड के बारे में एजुकेट करते हैं ना, वो बंदा आप पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। अगर आप एजुकेट किए बगैर पहले बेचेंगे तो वो आपसे इतना इम्प्रेस नहीं होगा। वो उनके भी दिमाग में आता है कि यार हम कम से कम एक मॉल में चले जाएं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना थ्रेशोल्ड उनकी इनकम का हो तो वो ऑफलाइन की तरफ आने की कोशिश करें? कामयाबी जो है ना, वो कोई भी नहीं बंदा नहीं हो सकता है कि कामयाब हूँ मैं, वो तो आखिरत में ही बात चलेगा कि हम लोग कितने कामयाब हैं, कितने नाकाम हैं। इस दुनिया में तो हम सबको मेहनत कर रहे हैं और करते रहना है। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, और माशाल्लाह आपकी भी बहुत सारी पॉडकास्ट है, तो डिफरेंशिएट में बता दूं जो हमारा है कि ऑब्जेक्टिव के अभी तक बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना वो स्केलेबिलिटी में नहीं है। आपने देखा होगा कि एक शॉप है तो वो एक ही शॉप पे है, तो मेरा फोकस एरिया है। तो जिन्होंने इनकी इंट्रो नहीं देखा तो बहुत सारी पॉडकास्ट इन्होंने पहले से किए, वो इंट्रो आपका वहाँ से देख लेंगे। तो हम फोकस एरिया पे पहले बात करते हैं। तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे पास जितने सारे लोग हैं वो अभी तक एक या तो ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है। साइमल्टेनियसली अगर आ जाते तो दो जगह आएंगे, तो या ज़्यादा से ज़्यादा एक शॉप होगी, या ऑनलाइन आ गए तो बस बोलते हैं यार अभी वहाँ फुल है। बट यू डिड द डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपने 40+ जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक, मुझे नहीं पता क्योंकि इंटरनेट से रिकॉर्ड लिया हमने, जी आपके पास फ्रेंचाइज मॉडल है, जो कि अभी तक मैंने नहीं देखा बहुत सारे, स्पेशली परफ्यूम के एंड में। और मेरे ख्याल है आज तो पॉडकास्ट भी बड़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि सारे आजकल मुझे लगता है परफ्यूम बेच रहे हैं। तो आइडिया कैसे आया आपके पास, क्या और आपने उसको, हम चलेंगे कि उसको मैनेज कैसे किया? फर्स्ट तो कि ना आपने आइडिया लाए कहाँ से, आपके पास ये थॉट आई कैसे कि यार हम इसको फ्रेंचाइज मॉडल पे भी लेके जा सकते हैं? तो अच्छा, मैं इसका थोड़ा सा अगर दिन बैकग्राउंड दे दूं तो ये कि हम लोग तो पहले सिर्फ ऑनलाइन थे, और वहाँ पे हमारे पास एक आ रही होती थी रिक्वेस्ट कि आपके आउटलेट्स किधर हैं। तो हमने फिर हमने अपनी 3 आउटलेट्स खोली, एक कराची में, एक लाहौर में और एक इस्लामाबाद में। जब हमने ये 3 आउटलेट्स खोल ली तो हमें एक सेल्स का आइडिया हो गया कि फॉर एग्जांपल हमें हमारी 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए सेल हो जाती है। जब ये आइडिया हमें हो गया तो फिर हमने कहा कि अब हम लोग अच्छा, उस टाइम के ऊपर हमने देखा कि एक शॉप पूरी जो फुल फ्लैश शॉप है वो हमें खोलने में तकरीबन कोई 50 लाख रुपए से 70 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। तो हमने कहा कि अगर हम लोग अपने ही प्रॉफिट से ये वाला काम अगर करते हैं तो हमें फिर बहुत देर लग जाएगी खोलते खोलते। तो दैट्स व्हाई फ्रेंचाइजिंग एक दुनिया में मॉडल है, लोग करते हैं। तो अच्छा, फ्रेंचाइजिंग में भी 2 किस्म के बिल्कुल डिस्टिंक्ट मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि जिसमें फ्रेंचाइजी खुद ऑपरेट करता है, ठीक है, और एक मॉडल है जिसमें ब्रांड खुद ऑपरेट करता है, यानी फ्रेंचाइज ऑपरेटेड और ब्रांड ऑपरेटेड। तो हमने यहाँ पर ये काम डिफरेंट किया कि हमने ब्रांड ऑपरेटेड फ्रेंचाइजेस खोली, यानी है तो वो फ्रेंचाइज लेकिन कंप्लीट ओन बाय कंपनी है। हाँ, यानी उसकी जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीट कंपनी के पास है। अच्छा, ये हमने काम क्यों किया? क्योंकि जो होता है ना फ्रेंचाइज, उसको जो फ्रेंचाइजी होता है उसको ब्रांड की इतनी फिक्र होती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ब्रांड है, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर को एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिले तो आपने अपनी कस्टमर को एक सिमिलर एक्सपीरियंस देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने फैसला कर लिया कि हमारे शॉप्स में AC चलना है, ठीक है, जब जो भी उसके खुलने के टाइम होंगे उससे लेकर बंद होने के टाइम तक। अब अगर जो फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड होगा ना, वो बोलेगा अच्छा यार देखो सुबह में ना 11 बजे से लेकर 1 बजे तक नहीं आता कस्टमर,
तो एक काम करते हैं, वहाँ पर एसी हम लोग नहीं चलाएंगे, ये एसी अगर चलाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो कम कर देंगे ताकि हमारा बिजली का बिल जो है वो कम आए। अच्छा, लेकिन ये फिर ब्रांड के उसूल के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी लोग आएंगे वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा, फिर उसमें ऑफ कोर्स अगर होगा फ्रेंचाइजी, वो बोलेगा यार मुझे बंदा क्यों रखूँ, मैं काम करता हूँ खुद ही बैठ जाता हूँ। अब जब वो फ्रेंचाइजी वहाँ पे खुद ही बैठ जाएगा दुकानदारी करने, तो वो तो फिर वहाँ सेठ है, उसको आप नहीं कर सकते सीधा, उसकी आप ना आप उसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके पैसे लगे हैं। तो हमने शुरू में जब इसके ऊपर की थी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग कि हमारा मॉडल होना क्या चाहिए, तो हमने कहा कि यार बहुत अगर करना पड़ेगा तो वो ब्रांड ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी होंगी। तो एसेंशियली जो फ्रेंचाइजी है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता है, इसके अलावा फिर बाकी सारे जो प्रोसेस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ लोकेशन हंट जो है वो हम लोग करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि बंदे ने बोला है कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छी लोकेशन है, या उसने आइडेंटिफाई किया, जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल टाउन में हमारी फ्रेंचाइजिंग की बेस्ट जो केस स्टडी है वो है कराची में मॉडल कॉलोनी। ठीक है, तो हमारा तो मॉडल कॉलोनी में खोलने का कभी इरादा ही नहीं था, यानी इट वॉज परहैप्स लास्ट इन द लिस्ट ना। हम लोग पहले तो जो मेजर एरियाज़ हैं वहाँ पे इंसान खोलने का करता है, तो वहाँ पर थे फ्रेंचाइजर ने कहा कि यार हमारी यहाँ पर एक इस एरिया में हम लोग बहुत अरसे से रह रहे हैं, लोगों को जानते हैं, मेरे यहाँ पर इसी रोड के ऊपर 2 और बिजनेसेस भी हैं, तो मैं यहाँ पर एक फ्रेग्रेंस का बिजनेस खोलना चाह रहा हूँ और मेरी ये हंच है कि ये हम इंशाल्लाह यहाँ चल जाएगा। तो हमने उसके ऊपर मशवरा किया, क्योंकि इवेंचुअली फ्रेंचाइजिंग में एक चीज़ जो लोग नहीं समझते वो ये है कि देखें अगर उसकी दुकान नहीं चली ये भी आपका ही हेडेक है। ऐसे ही है, ठीक है, वो बंदा कोई बंदा इसकी दुकान ना चल रही हो वो आपको सुकून से नहीं रहने देगा। और इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हर लिहाज से देखें, यानी उसकी इन्वेस्टमेंट, उसका ROI, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरा आपको इंश्योर करनी पड़ती है। और आपका जाहिर सी बात है कि एक मार्केट में नाम भी होता है, हाँ यार इस ब्रांड की फ्रेंचाइज लेता है तो इंसान अच्छा करता है, इस ब्रांड का नहीं यार ये जो ब्रांड है इसकी तो सेल नहीं होती। तो क्या है कि शुरू में आपको बड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ता है। तो मेरे पास एग्जिट बेस में मेरे पास बहुत से लोग, जब हमने फ्रेंचाइजिंग किया ना तो हमारे पास आते थे कि यार आप हमारी भी करा दें फ्रेंचाइज। मैं बोलता हूँ भाई इस वक्त आप भी कितनी आउटलेट्स हैं, वो बोलते हैं कि नहीं। मैंने कहा देखिए हमने तो अपनी पहले खर्चा करके 3 आउटलेट्स को रन किया कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। हमारे पास कुछ नंबर्स आए, उन नंबर्स के बेस के ऊपर हमने अपने फ्रेंचाइजी को बोला कि यार देखो ये 3 आउटलेट्स हमने बिल्कुल क्लियर इनके साथ शेयर किया, यार ये 3 हमारी आउटलेट्स हैं इस वक्त, इनके ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये सैलरीज पे इतना खर्चा आता है, बिजली का बिल इतना होता है, आपको हम लोग इतना देंगे कमीशन। तो अगर आप इस बेस के ऊपर अगर आप ये लेंगे तो आपके महीने के इतने पैसे बन जाएंगे। अब आप देख लें कि आपका इसमें गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऊपर हुआ तो आप ही किस्मत, नीचा हुआ तो आप ही किस्मत। तो एक्चुअली फ्रेंचाइज मॉडल ये है। तो खैर हमने फिर यानी जो 3 पहले अपनी खोली, उसके बाद फिर हमने 12 जो है वो फ्रेंचाइजेस हमने दी। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हमारे बिजनेस से ही इतना कैपिटल बनना शुरू हो गया कि फिर हम लोग अपनी ही आउटलेट्स खोलना शुरू हो गया। उसमें हमने 2 काम किए। एक तो जो शॉप कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है ना वो हम लोग काफ़ी नीचे लेकर आ गए। अब बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हम लोग खुद भी कर रहे हैं, यानी हमारी अपनी टीम कर रही है, तो उससे ऑलमोस्ट हमारी आधी सेविंग वहाँ पे होना शुरू हो गई। और दूसरा ये कि हमारे पास इतना कैश फ्लो जनरेट होना शुरू हो गया कि हमने कहा यार कि यही सबसे आइडियल एलोकेशन है कैपिटल की। तो बजाय ऐसे कि हम लोग जो अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट है तो कहीं और पे इन्वेस्ट करें, तो हमने कहा यार यही है कि अपनी शॉप्स पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर हमने अपनी शॉप्स जो उसके बाद जो बकिया सारी शॉप्स हैं वो अपनी खोलना शुरू कर दी। तो फिर अब इन्वेस्टर नहीं होता असल में। बेसिकली आपकी मैंने सब बात करी, यहाँ पर जो पाकिस्तान में चल रहे हैं वो 3 मॉडल चल रहे हैं, आपने 2 बताए। एक तो वो है कि जो इन्वेस्टर से फंड ले लेते हैं, पूल मॉडल बना रहे हैं। वो आप ये आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप मुझे इसको करेक्ट करिएगा विच वन इज़ द राइट वे, क्योंकि आपने 2 टेस्ट किए हैं। मैंने कुछ अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट की थी तो मुझे वो समझ में भी नहीं आया था। उन्होंने जैसे फ्रेंचाइज खोली और एक अकाउंट का सिस्टम बनाया, उसमें सबके सारे इन्वेस्टर्स के पैसे डाल दिए, सारे इन्वेस्टर के पैसे एक जगह डाले और फ्रेंचाइजीज मॉडल खोल रहे हैं, उससे सामान लाते हैं।
एक ये पाकिस्तान में, ये दुनिया में कहीं नहीं, ये पाकिस्तान में एक नया मॉडल आया है, आपने इसका सुना है अभी तक? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें, ये एक होता है मॉडल पूल फंड का। हाँ ये, और ये एक्चुअली मॉडल जो जैसे आपका इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें जो आपको मिलता है प्रॉफिट, ये वही वाला मॉडल है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मीज़ान बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है ना प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन देखें तो वो बोलते हैं कि हम जो आप अपने पास कराते हैं डिपॉजिट, हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सुकूक्स में कर देते हैं, ट्रेजरी में कर देते हैं, उनके कुछ अपने एवेन्यूज होते हैं, उससे जो आता है प्रॉफिट वो कुछ अपना रखते हैं और फिर वो कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो बिल्कुल ये भी एक वाइबल मॉडल है। और इसमें ये कि लेकिन क्योंकि इसमें शरीयत का एक एंगल है, तो ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें आपके पास शरिया कंप्लाइंट के लोग हों जो कि इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझें। यानी कि ये आपके अंदर में तीनों में कोई मसला नहीं। मुझे इसमें ये लगता है कि अगर क्योंकि एंट्री और एग्जिट का मसला लगता है एक मॉडल में, तो हम पहले वाला मॉडल जिसमें हमने कहा कि फ्रेंचाइज ऑन मॉडल है कि भाई सिर्फ आप खुद ही कंपनी ऑन कर रही है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रांड ऑनर इस चक्कर में नहीं फंस जाएगा कि वो अपने ब्रांड में नई प्रोडक्ट लाए, वजह इसके कि वो इस चक्कर में फंस गया। जैसे अगर KFC की, मैकडोनल्ड्स की, जिस तरह की जो फ्रेंचाइज है वो इस चक्कर में नहीं पड़ते, वो इस चक्कर में जाते हैं कि यार हम अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लगे ना, फ्रेंचाइज खुद करें। तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ कि आप फिर एक लाहौर में फ्रेंचाइज है, उसकी लाइट चली गई है, आपके पास कॉल आ रही होगी कि भाई वो AC ख़राब हो गया है, चले टीम के पास कॉल आ रही होगी, तो आप बजाय इसके कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जगह इस एरिया में फंस जाए। तो मुझे इस वाले में थोड़ा सा लगता है। तो आप इससे सेटिस्फाइड है कि सही चलता है मॉडल अगर कोई इसको अडॉप्ट करना चाहे? देखें, पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर कंपनी ओन्ड आउटलेट्स ही हैं। अच्छा, यहाँ पे यही चलता है, जो बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, आप देख लें, यानी आप टॉप 10 J.Dot, गुल अहमद, आइडियाज़, अंटो, कोई भी जो आप मतलब यहाँ पे जाएं, लकी वन, मेरे ख्याल में लकी वन में ओवरऑल 80-90% कंपनी ओन्ड होंगे, 10-20% फ्रेंचाइज होंगी। अच्छा, फ्रेंचाइजेस भी जो हैं वो एक तो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस है ना, वो भी बड़ा उनका मॉडल अलग होता है। वो एक्चुअली एक किसी बंदे को मास्टर फ्रेंचाइज देते हैं, वो मास्टर फ्रेंचाइज उसके पास आ जाती है, फिर वो जैसे KFC के पास है या मैकडोनल्ड, फिर वो वहाँ पर अपनी आउटलेट्स खोलता है। अच्छा, वो उनकी तो अच्छा देखिए होता क्या है कि हम जैसे आप जैसे लोग होते हैं ना, वो फ्रेंचाइज देते हैं अपने किसी जानने वाले को, कोई बंदा आ गया लोन, वो कोई कंपनी नहीं होती, कोई वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता, ठीक है। एक होता है कि आप इंस्टीट्यूशनल देते हैं फ्रेंचाइज, कि जिसको आप दे रहे होते हैं उनका एक ऑलरेडी एक फुटप्रिंट होता है, उनका एक यानी स्किल्स होती हैं, एक्सपर्टीज होती हैं। वो बोलते हैं हाँ यार हमारे पास देखें, हमारे पास पहले हमने ये ब्रांड्स की हम लोग फ्रेंचाइज ओन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे बिजनेस ग्रुप्स हैं जिनके पास एक ही बिजनेस ग्रुप के पास 3, 4, 5, 6, 8 बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो एक वो वाला मॉडल फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। उसमें आप ना, उसमें आपके लिए ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हाँ यार, उसमें आप फिर कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐसे बनाते हैं कि यार वो सारे आपके जो फ्रेंचाइज के रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं उनसे हटके बंदा नहीं चल नहीं सकता। और अच्छा, फिर ये भी होता है कि उस ब्रांड में भी इतनी अट्रैक्शन होती है। अब KFC में अट्रैक्शन है, तो वो खुद अपना एक क्लाउड मतलब एक ट्रैफिक पुल करता है वो। तो हमारे जो ज़्यादातर लोग होते हैं ना, जो आमतौर पे फ्रेंचाइजिंग करना चाह रहे होते हैं, 80% तो लोग वो होते हैं जिनका नहीं चल रहा होता खुद, तो बोलते हैं कि यार कोई और चला दे। भाई अगर आप खुद एक चीज़ नहीं कर पा रहे तो और कोई दूसरा बंदा किससे आगे चलाएगा? तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है। तो इससे दूसरी चीज़ क्या होती है कि रिटेल में ना, जितना बड़ा आपका स्केल होता है उतना ज़्यादा काम आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं कि 20 दुकानों को चलाना मुश्किल है, 50 को आसान है, 100 को उससे आसान है, 200 को उससे आसान है। क्वांटिटी की बेसिस पे आई थिंक इकोनॉमी नहीं होता है। क्या है कि आपके पास जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना शुरू हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक दुकान में जैसे हमारे कम से कम 3 लोग होते हैं, 3 लोग हैं, उससे कम पे नहीं खुलती दुकान। फिर 4 से 5 दुकानों पे हम लोग एक बिठाते हैं एरिया सेल्स
मैनेजर, ठीक है। फिर समझे 15-20 दुकानों पे एक रीजनल सेल्स मैनेजर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 अगर एक रीजन है, जैसे नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, उसको मिला के फिर एक हेड ऑफ रिटेल। तो कहने से मुराद ये कि जितनी ज़्यादा दुकान है इतना हायरार्की बन गई। अच्छा, उनकी उसकी हायरार्की हो जाती है। फिर ये कि फॉर एग्जांपल 2 बंदे, जिस तरह हमारी एक शॉप थी, 3 बंदे किसी वजह से मत शॉर्ट हो गए, सही है। तो अब अगर हमारी दुकानें होती ना 5-10, तो हमें तो बड़ी पड़ जाती खप के यार इतनी जल्दी कहाँ पे हम लोग करें। लेकिन हमारी उसी शहर में 8-10 और ब्रांचेस है, एक यहाँ से बंदा खींचा, यहाँ से बंदा खींचा, एक वहाँ से कि चलो भाई वो जो है दुकान, उसकी रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी। फिर इसी तरह आपके पास जितना आपका बढ़ता है नेटवर्क, तो उतना आप एक्सपीरियंस लोग लेकर आते हैं। वो एक्सपीरियंस लोगों ने सारे मसले मसाइल पहले से देखे हुए होते हैं। सही है कि यार आप ठीक बोल रहे हैं कि चीज़ें तो बहुत होती रहती हैं। कभी मतलब मिसाल के तौर पर अगर मैं पिछले 1-2 साल की बात करूँ, सैलाब आ गया था हमारा, ठीक है, हमारी 1-2 शॉप्स जो हैं वो डूब गई थी। देखा जाए तो ये बड़ा एक स्ट्रेसफुल एक चीज़ थी कि इन्वेंट्री आपके पास अभी भी, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हमारी एक आउटलेट है, 25 दिन से उसकी कोई ना खबर नहीं है, बल्कि ज़्यादा वहाँ पे एहतजाज चल रहा है ना, पूरा वो हमारा कट ऑफ हुआ है पूरी चीज़। लेकिन ये कि आपको चलो ये पता होता है कि यार हमारा एक मेन बंदा इस्लामाबाद में, एक लाहौर में है, कहीं भी कोई मसला होता है तो वहाँ पे हमारी टीम पहुँच जाती है। फिर उससे भी बड़ा मसला यानी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। आपने बंदे हायर करना और उनकी ट्रेनिंग करना है। तो वो जितने लोग ज़्यादा होते हैं फिर उनकी ट्रेनिंग में आप सिस्टम आसान हो जाता है। फिर आता है इंटरनल ऑडिट। एक ट्रेनिंग होती है, साथ साथ आपने एक मसल चल रहा होता है ऑडिट का, कि भाई वो जो ट्रेनिंग जो हमने SOPs हैं वो कितने फॉलो हो रहे हैं। तो जब स्केल बढ़ता है तो आप अपनी इंटरनल ऑडिट की टीम रखना भी आपके लिए फिजिबल हो जाता है। तो वो इस तरह भी हमारे जिन 2 लोग हैं, बल्कि 3 लोग हैं, जिनका काम सिर्फ ऑडिट करना ही है। इन्वेंट्री ऑडिट के कहाँ जा रहा है? इन्वेंट्री ऑडिट भी है, और जो सेल्स की पिच का ऑडिट भी होता है उसमें। इसके अलावा जो विजुअल मर्चेंडाइज है उसका भी आउटलेट होता है, उसका भी ऑडिट होता है। फिर जो हमने अपने सिस्टम्स बनाए हैं उनका ऑडिट होता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, यानी एक आउटलेट के ऊपर कम से कम 1 दिन लगता है हमारा, उस 2 बंदों की टीम का पूरा 1 दिन लग जाता है, जिसमें वो फिर हमें एक रिपोर्ट सबमिट करता है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन इसमें आप ये भी तो देखें, मैंने भी ऑफिस चलाए, अगर एक एम्प्लॉय रखें तो शायद आपको एक एवरेज सैलरी जो 40,000 है उसमें मिल जाएगा, लेकिन आप उसका हेड रखते हैं तो उससे डबल, फिर आप रीजनल हेड रख रहे हैं तो उससे ज़्यादा सैलरी, तो मेरे हिसाब से आपके मार्जिन भी तो नीचे आ रहे हैं। एक आपका कितना ज़्यादा एक्सपेंस शूट कर गया ना, तो फिर वो तो सारा आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी तो कट, क्योंकि अगर कंट्री हेड आएगा तो वो तो आएगा ही डायरेक्ट 5 लाख रुपए के ऊपर। हाँ, ये एक्सपेंसेस भी तो आपके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, देखिए ये तो एक एक्सपेंस है, बिल्कुल है, मतलब लेकिन जहाँ तक मेरे ख्याल में देखें वो एक्सपेंस ना इनकर हो रहा होता है पहले भी, लेकिन वो आपकी अपनी जो होती है ना सैलरी उससे कट रहा होता है। फॉर एग्जांपल, भाई आपके पास ये कोई बंदा नहीं है सीनियर, वहाँ पे कोई मसला हो गया तो क्या होगा, फिर आपको आएगी फ़ोन कॉल, ऐसे ही है। ठीक है, तो आपके भी तो वक्त की कीमत है ना। हाँ, अब ये करता है डिपेंड कि आप अपने वक्त को कितनी देते हैं वैल्यू। जो भाई CEO का वक्त कितने का है, उसकी सैलरी कितनी 10 लाख रुपए की है, तो जाहिर सी बात है वो, या अगर उसकी सैलरी 15 लाख रुपए बोल रहे हैं, यार ठीक है यार, कोई बंदा मेरी अगर ये सारे मेरे अगर महीने के 8-10 घंटे बचा रहा है तो ठीक है यार, इट मेक सेंस, और सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। दूसरी बात ये कि ये जो सीनियर लोग होते हैं, ये लोग शॉप हंटिंग भी तो कर रहे होते हैं अच्छी, इट इज नॉट जस्ट ऑपरेशंस। तो अच्छी जगहों के ऊपर दुकान लेना वो भी आसान काम नहीं है। तो वंस यू हैव योर फ्लीट ऑन द ग्राउंड, जैसे पहले जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी लोकेशन ढूंढना मसला होता था, इंफॉर्मेशन, लेकिन अब आसान है, क्योंकि वो हमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि हमारी टीम ऑन द ग्राउंड है। क्या अगर कोई इस मॉल में कोई अच्छी लोकेशन खाली हो रही है तो वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। जी, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि लॉन्ग टर्म पे आपकी बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक और सवाल है कि जैसे अगर हम मॉल्स पे खोलते जाए तो उधर तो उनके अपने ट्रैफिक है, लेकिन अगर आप जब आउट ऑफ द बॉक्स खोलते हैं, यानी कि मॉल से हट के, उनका तो कोई अपना उधर ट्रैफिक नहीं होता, तो ट्रैफिक खुद बिल्ड करते हैं आप उसका वहाँ पे एज अ ब्रांड, जैसे
वहाँ पे तो मार्केट करना होता है। जैसे अभी आपने मिसाल KFC की दे देता हूँ, अब उन्होंने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है मिक्स इट अप के नाम से, तो वो मार्केट मैंने देखा है कि पूरे शहर में उन्होंने जगह जगह बिलबोर्ड लगा दिए, वो एक नया उनकी प्रोडक्ट आ रही है। तो फिर आप उसको कैसे मार्केट करते हैं? उस एरिया में ऑनलाइन डेवलप करते हैं या फिर वो आपकी जो टीम हायरार्की है वो ट्रैफिक बिल्ड कर रही है? देखिए, इसमें एक तो ये है कि हमारी कोशिश होती है कि हम लोग वहाँ पर खोलें जहाँ पर वो कोई मेन रोड हो, किसी अंदर खांचों वगैरह में नहीं खोलते, ठीक है, और वहाँ पर आसपास ब्रांड भी हो कोई। तो अच्छा, बहुत से लोग मुझे करते हैं राब्ता पर्सनल फेसबुक पे ना, साथ भाई मेरे पास जगह है, कोई छोटे से शहर में रह रहे होते हैं, जैसे मैं साथ सवाद में रह रहा हूँ, मेरे साथ मानसहरा है, या वो बोलते हैं यार मेरे पास दुकान है, ठीक है, मैं आपकी खोल लेता हूँ फ्रेंचाइज। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ भाई आप बहुत बहुत शुक्रिया आप खोल लें, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई, मैं आपके पास नहीं खोल सकता, मैं वहाँ पे खोलूँगा जहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक होगा, वहाँ पर आसपास ब्रांड्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आप खोल लेंगे फिर मुझे पता है कि वो हमारे ऊपर ही, आंसर के ऊपर ही आनी है। तो इस वजह से पहले हम लोग फुटफॉल जब तक हमें नहीं होती ना छोटी फुटफॉल की, वहाँ पे हम लोग खोलते ही नहीं है। फिर मतलब ये तरीक़ेकार यही होना चाहिए कि जहाँ फुटफॉल है वहाँ खोलें, या तो मॉल मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले मॉल में चले जाएं, क्योंकि उसका अपना ट्रैफिक है, उसकी बेसिस पे आप करें। वरना फिर अगर ब्रांड बड़ा हो गया तो फिर आप पूरा उसकी मोमेंटम उस एरिया में क्रिएट करें, बिल बोर्ड लगा के मार्केट करके। पर मैंने देखा आपने शुरू में अपने इन्फ्लुएंसर्स जब स्टडी करा था पुरानी वेबसाइट, तो पहले अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी बड़ा मेरे ख्याल से गिफ्ट दिए गए, उन्होंने बड़ी मार्केट की हुई अब किया। कितने इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक 100-200 इन्फ्लुएंसर थे उसमें। जी जी जी, देखिए उसमें हम लोग नहीं, आज भी हमारा जैसे एक यानी हमारे जो हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें PR का एक है बजट, आज भी हर महीने कोई 15 से 20 इन्फ्लुएंसर्स हमारे हो रहे होते हैं। तो हाँ, उस टाइम के ऊपर क्या है कि शुरू में शायद आपको ज़्यादा फील हुआ कि उस टाइम पे जो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स थे जो इतने महंगे नहीं होते थे, आज वो बड़े महंगे हो गए। तो हमने उनको उस टाइम पे कर लिया था जब वो इतने महंगे नहीं थे। तो लेकिन आज भी जो हम लोग कर रहे होते हैं, और इसमें जो आपने एक बात कही मार्केटिंग वाली कि आप मार्केटिंग किस तरह करते हैं, इसमें अभी हम लोग खुद लर्न कर रहे हैं कि किस तरह करनी चाहिए मार्केटिंग। जिस तरह मिसाल के तौर पे अभी हमने आखिरी खुली है हमारी सक्खर में, ठीक है, तो भाई सक्खर में मार्केटिंग किस तरह हो। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है SMS के साथ, कि वहाँ पे जो कुछ लोग हैं नंबर्स, उनको हमारा एक SMS किया है कि हमारे यहाँ पर एक आउटलेट खुल चुकी है। दूसरे बिल बोर्ड का भी हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई आसपास मिल जाए बिलबोर्ड, तो हमने बिलबोर्ड भी लगाए हैं। तीसरा ये कि हमारे एड्स ऑलरेडी रन हो रहे होते हैं, तो उम्मीद यही होती है कि उस शहर में वो एड्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, तो वो जब देखेगा हाँ यार ये ब्रांड है और ये ब्रांड यहाँ खुल भी गया, तो ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट वे क्या है ट्रैफिक रन करने के लिए? ऑनलाइन, ऑफलाइन, बिलबोर्ड, SMS, कॉल्स, किससे ज़्यादा ट्रैफिक आता है? या फिर फ्रेंचाइज पे खुद ही ऑटोमेटेड आता हो? आपके पास डेटा होगा ना, उस डेटा की बेसिस पे कहता हूँ। देखें, इस वक्त जो न्यू बिजनेसेस हैं, जो लोग स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए सबसे जो बड़ा और इफेक्टिव मीडियम जो है वो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें आपके एड्स हैं। तो मैं अगर कोई बंदा, जैसे हमारी ऑडियंस भी देख रही होगी, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि यार पहले तो आप अपना मसल स्ट्रॉन्ग करें कंटेंट क्रिएशन में। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन में जब आप समझते हैं कि आपको पजीराई मिलना शुरू हो गई, वहाँ से आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, सेल्स आना शुरू हो गई, तो फिर ये कि आप फिर दूसरे तीसरे चौथे मीडियम्स पे जाएं हस्बे ज़रूरत और हस्बे बजट। हाँ, पहले फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बजट लगा दिया, अच्छा ये मैं बात कर रहा हूँ ई-कॉमर्स छोटे ब्रांड्स की। देखिए अब वो तो अगर आपकी जो आप डिस्ट्रीब्यूशन है, आप वो वाला बिजनेस, आप डिस्ट्रीब्यूशन वाला बिजनेस है, बिस्किट ब्रांड है, आपने बोला भाई मुझे 50,000 किराने स्टोर में खोलना है, तो उसके लिए तो फिर ज़्यादा सूटेबल रहता है बिलबोर्ड, अगर आपकी स्थिर मास मार्केट है। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे हम जैसे लोग हैं वो एक नीश में ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए तो यानी सोशल मीडिया से बेहतर कोई और ऑप्शन नहीं है। मतलब सबसे अच्छा ट्रैफिक वहीं से मिलेगा, सबसे अच्छा ट्रैफिक वहीं से मिलेगा। वहाँ पर ही टारगेट कर सकते हैं ना आप, बड़ा स्पेसिफिक कि भाई इतने एज के इन लोगों को आपने दिखाना है। तो वैसे हम लोग तो
जब जैसे अभी हमारा स्केल है ब्रांड का, तो हम लोग बोलते हैं कि यार हमने कोई भी सुराख नहीं छोड़ना। हम तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी चल रही है, गूगल एड्स भी चल रहे हैं, टिकटॉक भी चल रहा है, स्नैपचैट भी चल रहा है, फेसबुक मेटा भी चल रहा है, इंस्टाग्राम, और ईमेल मार्केटिंग की अलग मेहनत चल रही है। तो ये हम लोग सारे वो मीडियम्स हैं। मिसाल दराज के ऊपर एक अलग मेहनत चल रही है। अच्छा, ये भी नहीं छोड़ा आपने कि दराज पे भी वो शॉप खुली हुई है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह दराज के ऊपर मेरे ख्याल में अगर आप लिखते हैं कोई कीवर्ड फ्रेगरेंसेस से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, तो हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग आर्टिकल्स हैं। यानी अब तो वो दराज दिखा भी देते हैं ना, ये आइटम इतना बिका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिव्यूज़ और इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लोग हमारे आसपास भी नहीं है दराज की, मैं जहाँ तक बात करूँ। नहीं, बहुत अच्छा। क्योंकि उसकी वजह भी ये थी कि हम लोग ना बहुत पहले से काम कर रहे हैं दराज पे। यानी मुझे याद है कि सेंटेंस स्टोरी जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैंने क्या दराज पे अकाउंट खोल लिया था, और वहाँ पे फिर हम लोग करते रहे। तो आई थिंक वी हैव 25,000 तो रिव्यूज़ होंगे हमारे। अच्छा, माशाल्लाह। बल्कि शायद ऊपर, और 50,000 के करीब हमारे फॉलोअर हैं वहाँ पर। तो ये है। और वो अलग बात है कि दराज का एक नशीबो फराज हमने देखे हैं कि 2022 तक, जब तक ये अली बाबा ग्रुप ने नहीं लिया था, तब तक बहुत ज़्यादा सेल वहाँ पर आती थी, और एक वो लोग बड़ी हैवी किस्म मार्केटिंग करते थे। अभी वो लोग वो पहले तो पैसा वो बर्न कर रहे थे। हाँ, अभी ये कि वो बर्न उन्होंने ख़त्म किया है, तो वो अब उसके ऊपर आए, सस्टेनेबिलिटी की तरफ आए, तो वहाँ पर ऑर्डर जो है वो इफेक्ट वो कम कर रहा है। अच्छा, जितने भी हमारे पास अभी ये जो मॉडल है फ्रेंचाइज के, जिसमें हमने 2 से 3 डिस्कस किए, अगर हम जनरली अगर अभी परफ्यूम पे हमने ज़्यादा फोकस किया है आपकी, क्योंकि पहले लर्निंग भी हुई होगी, आपने सेलेक्ट किया हुआ। अगर हम बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास कुछ ऑनलाइन, किसी ने शैम्पू बनाए हुए हैं, किसी ने कोई ड्रेसेस बनाए हुए हैं, किसी ने कोई सैंडल्स बनाए हुए हैं, और जो होती हैं फीमेल्स घर पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ डेकोरेटेड आइटम्स होते हैं, वो उनके भी दिमाग में आता है कि यार हम कम से कम एक मॉल में चले जाएं। कभी दिल में ख्वाहिश तो होती नहीं है कि हम मॉल में, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना थ्रेशहोल्ड उनकी इनकम का हो तो वो ऑफलाइन की तरफ आने की कोशिश करें, या पहले वो ऑफलाइन आए या ऑनलाइन जाए? पहले तो ये दो सवाल, क्योंकि साइमल्टेनियसली एक ही हिस्सा है, पहले ऑनलाइन जाए ऑफलाइन आ जाए, विच वन इज़ द बेस्ट वे? और फिर अगर आ जाए तो हमारे पास ऑफलाइन पे कितने पैसे चाहिए होंगे, या अगर हमें ऑनलाइन भी आना है, बहुत सारे भी ऐसे भी होंगे हमारे पास कि भी ऑनलाइन के लिए भी सोचते होंगे, तो कितने मॉडल के अंदर हम, कितने पैसे के अंदर अपने बिजनेस को हम मार्केट कर सकते हैं? देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो स्टार्ट तो ऑनलाइन से करना चाहिए, क्योंकि देखें जो एस्टेब्लिश्ड है ना, ऑफलाइन तो 50 साल से ऑलरेडी चल रहा है, वहाँ पर स्पेस बनाना मुश्किल है। ई कॉमर्स ये नया है, तो अगर कोई आपकी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसके कोई जन ख़राब होने का अंदेशा नहीं है, कोई एडिबल चीज़ है, खाने पीने की चीज़ नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करें, और अपना जो सारा बजट है ना, अपना पैसा वो लगाएं आप कंटेंट पे। कंटेंट सीखें, कॉपी राइटिंग सीखें, स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइटिंग, ये जो आप सारा काम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दें अपनी उस प्रोडक्ट के हवाले से। तो वहाँ पे पहले तो आप, मुझे लगता है कम से कम 100 ऑर्डर्स पर डे पर अगर आप आ जाएं, फिर उसके बाद आप ऑफलाइन का सोचें, क्योंकि देखिए ऑफलाइन में आपका पैसा ना स्टक है, ऑनलाइन में फिर ही मतलब उसमें रहता है, रोलिंग में रहता है। हाँ, अब मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर उनको कंटेंट, अगर आपकी कोई एक फिजिकल शॉप होती है तो आपको कंटेंट क्रिएशन में थोड़ी हेल्प हो जाती है। आप उसी जो आपकी फिजिकल शॉप है उसी में आपने कुछ चीज़ें करना शुरू कर दी, कुछ करतब करना शुरू कर दी, तो उससे ये है कि वो हेल्प हो जाता है, तो वो एक सही है, आप बेशक खोल लें। अब ये इंसान के बजट के ऊपर भी है ना, यानी ये जो मेरा मशवरा है ये आप समझें कि बजट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। कोई बंदा बोलता है भाई मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं उसको बोलूँगा हाँ यार आप एक काम करो, आप 30-40% आउटलेट्स खोल लो कोई 2-3 शहरों में,
लेकिन एक बंदा बोलता है यार मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए भी हैं, तो मैं बोलूँगा यार अभी अपने पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखें और उसको करें, पहले ऑनलाइन करें। क्योंकि होता है कि बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट मार्केट फिट ही स्टैब्लिश नहीं हुआ होता ना, कि भाई ये प्रोडक्ट इतने पैसों में कस्टमर लेने के लिए तैयार है या नहीं है। आपने ये किए बगैर अगर आपने एक्सपेंशन शुरू कर दी तो फिर तो वो मसला बन जाएगा। बाकी आपकी बात है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो आप मॉल्स में लें। देखें जो बड़े मॉल्स हैं वो तो फुल हैं, और मॉल्स ये बोलते हैं, उनकी थिंकिंग ये कि ऐसे ब्रांड हमारे पास आए जिनकी अपनी ट्रैफिक भी हो। वो बिल्कुल ही अगर अननोन ब्रांड्स को स्पेस नहीं देते, क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। वो बोलते हैं कि यार अच्छा ये जो ब्रांड है ये तो सारी ट्रैफिक हमारी खींचेगा। मतलब ब्रांड और मॉल का जो होता है ना रिलेशनशिप, वो एक बैलेंस होता है। मॉल बोलता है भाई खुद तुम भी अपनी कुछ लेकर आओ ट्रैफिक मेरे पास, हाँ मैं भी कुछ ट्रैफिक लेकर आऊँगा। तो इसलिए जो छोटे ब्रांड होते हैं, या बिल्कुल अगर आप स्टार्टिंग में वो आपसे पूछेंगे आप कोई आउटलेट है, आप बोलोगे नहीं यार मैं तो कोई आउटलेट नहीं है ये वो, मैं तो अभी कॉमर्स में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वो ब्रांड नहीं देगा। हाँ फिर वो आपको शायद स्पेस दे दें वो वाले मॉल्स जो अभी तक चलना शुरू नहीं हुए। जिस तरह ऐसे भी बहुत सारे अब मॉल्स हैं जो नहीं चल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आप अगर वहाँ पे स्पेस ले लेंगे तो फिर अगर आपने कंटेंट क्रिएशन वहाँ पे कर ली तब तो वो पैसे हलाल हो जाएंगे आपके, वरना फिर पैसे हलाल नहीं होंगे आपका, फिर जो ना खर्चे शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसे होने से भी मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि आपकी खुद की अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं है। हाँ। आपकी खुद अपनी कोई शनाख्त नहीं है कि आप खुद ट्रैफिक को पुल नहीं कर रहे। हाँ। क्योंकि मॉल्स हैं कम, तो वो भी सेलेक्ट करते हैं भी कि ये बंदा आना चाहिए। हाँ। और जब आप नेगेटिव वाइब में चले गए जहाँ ट्रैफिक पहले ही कम था कि आपने कहा मेरी सेल्स बढ़ेगी, तो आपने मेरे ख्याल से लाइबिलिटी बढ़ा ली, क्योंकि वहाँ तो ऑलरेडी ट्रैफिक नहीं था। फिर खर्चे तो सेम ही होंगे, बिलिंग तो आपसे सेम लेगा, किराया भी लेगा सबका, वो उनका अपना ट्रैफिक नहीं आ रहा। और अगर उसने साइड में कहीं छोटा मोटा क्योज दे दिया, कुछ कर दिया, आप बोलेंगे यार ये तो मेरे एक्सपेंसेस शूट कर गए। हाँ। अब वो फिर आप फंस जाएंगे। तो समझ में आया कि अपनी खुद की वैल्यू बननी भी होनी चाहिए। देन आपको जैसे इन्वेस्टर जैसे अगर आता है तो इन्वेस्टर भी ये सेम लॉजिक आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए भी लगती है कि आप कितने विजिबल हुए हुए मार्केट के ऊपर, तो उसके हिसाब से वो आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर ड्राइव होगा। दो सेकंड सवाल भी मेरे ख्याल से इसके साथ ही कवर होता है। इसको आप करेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर लाना चाहता है अपने अंदर, क्या मेरी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बिक भी रही है, तो उस इन्वेस्टर जैसे आपके पास भी इन्वेस्टर आते होंगे, तो वो पहले क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ सोचते हैं? प्रोडक्ट देखते हैं, मार्केट देखते हैं, उसका ट्रैफिक देखते हैं, उसका मार्जिन देखते हैं। जैसे मेरे ख्याल में आता है कि कभी कभार मुझे लगता है कि वो मार्जिन देखता होगा, या मार्जिन, या वो सम टाइम कुछ लोग होते हैं वो सीईओ को देख रहे होते हैं कि यार उसकी फेस वैल्यू पे करना है। तो आपको क्या लगता है, जो हमारे पास, हम पाकिस्तान में ही हैं, तो क्या इन्वेस्टर देखते हैं सबसे पहले कि वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो? ठीक है, देखें वो इन्वेस्टर पे करता है डिपेंड। पाकिस्तान में तो बेचारे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लोगों ने लूटा है। तो अगर मैं जब उनकी स्टोरी सुनता हूँ तो वो तो बहुत सारे लोग आज भी इतने बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गायें हैं कि आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर देते हैं कि अगले बंदे ने 8-10 बातें की। अब होता ये है कि जो आप बातें करें ना कि वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, वो तो है कोई आमतौर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर ना। लेकिन जैसे कोई चाचा मामा, कोई बाहर वो बैठे हुए भांजे ने बोला, हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वो फिर बड़ा मसला हो जाता है आमतौर पे लोगों के लिए। तो लेकिन हाँ अगर कोई आमतौर सोफिस्टिकेटेड कस्टमर है तो वो तो जाहिर सी बात है हर चीज़ देखेगा। या आप बात कर रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की ना? इन्वेस्टमेंट दोनों बता सकते हैं। एक तो कोई पार्टनरशिप में आ रहा है, फ्रेंचाइज मॉडल में भी तो इन्वेस्टर आपके पास आया है, इक्विटी बेस पे भी इन्वेस्टर आया, तो ये इन्वेस्टर की सारी डेफिनेशन। वही बात है कि देखें, अब मिसाल के तौर पे मेरे बहुत सारे जो थे ना फ्रेंचाइजी, वो हमारे कस्टमर भी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये अच्छी प्रोडक्ट है, ये इसमें पोटेंशियल है, तो वो हमारे पास आ गए। तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी आपकी एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं। तो इन्वेस्टर तो कोई भी हो सकता है ना। और इसमें ये तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑफ कोर्स इसमें फिर आप पर्सनल ब्रांडिंग आ जाती है। पर्सनल ब्रांडिंग में भी फिर ये कि आजकल फाउंडर लेड मार्केटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी चीज़ मुराद ये कि वो लोगों को ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। लोग
अगर आप आके लोगों को खुल के बताते हैं कि अच्छा भाई मेरी प्रोडक्ट ये है, इसके ये फ़ायदे हैं, मैंने ये मेरा विज़न ये है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उससे ना लोग काफ़ी लिंकअप होते हैं। तो जो आपने जिन लोगों की मिसाल दी कि किसी ने कोई मिसाल तो आप शैम्पू बनाया हुआ है, कोई ऑयल बनाया हुआ है, कोई चीज़ बनाई हुई है, तो उनके लिए सबसे अच्छी मेहनत का मैदान ये है कि वो अपनी उस प्रोडक्ट के बारे में दिल खोल के बताना शुरू करते हैं कि इससे बेहतर कि कोई चोरी कर लेगा, बता दे। मैंने देखा कि मेरी एक फीमेल आई थी, मैंने बोला आप इसकी वीडियोस बना कर, नहीं मेरा फॉर्मूला चोरी हो जाएगा। खैर मैं, क्योंकि मेरा तो खुद डिजिटल काम है, तो मैंने कहा यार ये आप किसी भी कंसर्न बंदर से बात करें जो उससे रिलेटेड हो। तो ये वाला पॉइंट में जाता है कि उनको ये ना है कि चोरी हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। देखें, चोरी इस वक्त फॉर एग्जाम्पल हेयर ऑयल्स है ना, सबसे पहले किसी को अगर कोई आइडिया आता है ना तो वो हेयर ऑयल का आता है। अच्छा, आपको आइडिया है? यानी मेरे पास एक आई थी तो मुझे लगा शायद मेरे पास आई है, नहीं इतनी बहुत सारी मेरे पास। अगर समझें कि सबसे ज्यादा अगर कोई खातून, और हर कोई बोल रही है खातून कि यार मेरा हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, हाँ, मेरे इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, लोग बड़ी इसकी तारीफ कर रहे हैं, हर खातून ये बोल रही है, बिक भी रहा है। फिर मेरे पास बोलती नहीं यार अब किस तरह उसको स्केल करूँ, एक्सपैंड करूँ। मसला ये होता है कि शुरू में ना आपके फ्रेंड एंड फैमिली आपसे चीज़ें खरीदते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक हिट हो जाता है डोपामाइन के, यार माशाल्लाह मेरा तो काम शुरू हो गया। अब वो फ्रेंड एंड फैमिली एक दो बार खरीद लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको जो है ना, और अगर वो आपका प्रोडक्ट महंगा भी होगा तब भी खरीद लेंगे, और अच्छा भी नहीं होगा तब भी खरीद लेंगे, बोलेंगे हाँ यार आपने बड़ा अच्छा प्रोडक्ट बनाया। वैसे ही लोगों को आम तो सपोर्ट करते हैं ना लोग, ऐसा ही। लेकिन फिर अगला जो स्टेज आता है ना कि अननोन लोगों को बेचना, वहां पे फिर वो सारी चीजें मार खाती हैं। तो इसमें जो मुझे बेहतर अप्रोच ये लगती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने हेयर ऑयल बना दिया है, उसमें आपने 15 इंग्रेडिएंट्स डाले या 8 इंग्रेडिएंट डाले, आप खुल के बता दें। आप बोले देखें भाई मेरे ख्याल में एक अच्छा जो हेयर ऑयल है उसमें मैंने बड़ी मेहनत की और ये निकाला है फॉर्मूला कि आप 5% ये है, 2% ये है, 3% ये है। अब आप बोलेंगे भाई ठीक है, अगर आप खुद सारी 8 आइटम मिलके खुद करना चाहें तो खुद कर लें, वरना मैंने ये आप लोगों के लिए ऑलरेडी रखा हुआ है बना के, और ये मैंने इंश्योर किया हुआ है कि ये सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं ये ज़बरदस्त हैं, मैं इनको खुद चेक करती हूँ, तो आप मुझसे ले लें। तो बात ये है कि अगर आप किसी भी बंदे को उस फील्ड के बारे में एजुकेट करते हैं ना, वो बंदा आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। अगर आप एजुकेट किए बगैर पहले बेचेंगे तो वो तो बेच तो रही है, पूरी दुनिया बेच रही है, तो वो आपसे इतना इम्प्रेस नहीं होगा। इसके अलावा आप अगर जन खातून हैं तो आप थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी कंसल्टिंग कर सकती हैं। आप बोलें अच्छा यार पहले आप अपने जनाब बालों की पिक्चर भेजें, मैं उनको स्टडी करूँगी कि यार ये आपके बालों को, और वाकई में ऐसा है कि सारे ऑयल्स भी एक तरीके के नहीं है ना, कुछ ऑयली हैं तो उनके लिए ऑयल अलग बनने चाहिए। किसी के बाल अगर ऑलरेडी ऑयली हैं, कोई अगर किसी के बाल अगर ड्राई हैं या उसकी स्कैल्प ड्राई है उसके लिए ऑयल बनने चाहिए। किसी को अगर एक्जिमा है या कोई डैंड्रफ है उसके लिए कुछ आप चीज़ें उसमें से कर सकते हैं, कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, कुछ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो अगर आप थोड़ा सा इस तरह जाएंगी ना, अगर लोग जाएंगे और बाकी मैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के और नियत ये हो कि यार अगले बंदे वैल्यू दूं, कस्टमर को मैं वैल्यू दूं, तो वो फिर अपना अपना सर्कल में ना कुछ बेचना हम तैयार हो जाती हैं। मैंने देखा है वो कहीं ना कहीं उनका एक सिस्टम चलना शुरू हो जाता है जब वो अपनी प्रोडक्ट को एक सर्विस के साथ ना कपल कर दें। तो ये वैल्यू एडिट करें, मतलब घबराना नहीं है। फॉर्मूले बताते वक्त आप अपनी डेफिनेशन के साथ बताएं, क्योंकि जब कोई भी प्रोडक्ट हो तो आप अच्छा ये साइमल्टेनियसली ना लिंक भी करके, जैसे हमने कहा कंटेंट क्रिएशन करनी है। कंटेंट क्रिएशन अगर आपकी प्रोडक्ट है तो कंटेंट क्रिएशन आपको अपनी प्रोडक्ट की डेफिनेशन के साथ करनी है, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ उसको एक्सप्लेन करें। यानी कि आप कंटेंट जैसे हमारा इनिशियली डिस्कशन हुआ था कि आपने कहा था कि कंटेंट क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें, उसके बेनिफिट्स बताएं, उसके बारे में बताएं, खुल के बताएं। तो मेरे ख्याल से उनका ये 2 मसले हल हो जाएंगे। एक तो उनको इन्वेस्टर्स का भी मसला हल हो जाएगा, दूसरा अगर किसी फ्रेंचाइजिंग पे जाना है, क्योंकि उनकी एक मार्केट वैल्यू होगी, उनके पास उनके अपने फॉलोअर्स होंगे, उनका एक ट्रैफिक बिल्ड हुआ होगा, तो इन्वेस्टर भी ड्राइव हो जाएगा, और अगर उन्होंने कियोस्क पे जाना है, मॉल पे जाना है, तो ये भी ड्राइव हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली से 2 चीज़ें। एक चीज़ और बहुत मज़े की और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है
जो ख़ास तौर पे ख़वातीन बहुत अच्छा कर सकती हैं, वो ये है कि अपनी फील्ड से इर्द गिर्द उसी डोमेन में जो है ना ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर हेयर ऑयल का ब्रांड है, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि यार मैं एक फ्री ट्रेनिंग हो सकता है ऑर्गेनाइज कर दूँ कि आपने हेड मसाज किस तरह देना है। सही है। ठीक है, आपने पहले खुद सीखा उससे, यूट्यूब से, चैट जीपीटी से या किसी उस्ताद से, उसको आपने कुछ अच्छे से ब्रांड किया, कुछ आपने वर्कशॉप रख ली, लोगों से वो भी ले ली, मतलब वो पैसे भी ले लिए, ठीक है, और आपने उसको सिखाना शुरू कर दिया। जब भी आप कोई चीज़ सिखाते हैं ना, तो उससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो ऊपर हो जाती है। ठीक है, लोग आपको उस्ताद मानते हैं, उस्ताद जैसे ही इंसान को मानते हैं वो उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अगर आप लोगों को चीज़ें सिखाना शुरू कर दो, और ये जो बात है ना ये सब पे एप्लीकेबल है। देखें, हर इंसान ने ज़िंदगी में अभी तक जो भी किया है वो कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि लोगों को सिखा सकता है। इसका इंतज़ार नहीं करेंगे नहीं यार जब मेरे पास इतनी मतलब रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, या जब मैं कामयाब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तब जाके मैं सिखाना शुरू करूंगा या करूंगी। देखें, कामयाबी जो है ना ये तो एक पूरा एक वो कोई भी नहीं बंदा नहीं हो सकता है कि कामयाब हूँ मैं, वो तो आखिरत में ही बात चलेगा कि हम लोग कितने कामयाब हैं, कितने लगाम हैं। इस दुनिया में तो हम सबको मेहनत कर रहे हैं और करते रहनी है। तो आपको जो 5 चीज़ें आती हैं ना, आप वो 5 चीज़ें लोगों को सिखाना शुरू कर दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर अपनी वेबसाइट बना लिया, आप शॉपिफाई बना लिया आपने, ठीक है, तो आप 20 लोगों को जमा करके बता दें कि भाई शॉपिफाई वेबसाइट किस तरह बनती है। आपने एआई के ज़रिए इमेजेस बनाना और हेडर्स और उसकी कर दिया है शुरू में फोटोग्राफी, तो आप इतने सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, आप बोलें कि यार मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि जो है ना वो शॉपिफाई वेबसाइट की इमेजेस किस तरह बनानी है। अच्छा, मज़े की बात क्या होती है इसमें कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं आप उनसे ही बहुत चीज़ें सीख लेते हैं। आजकल मैंने ये काम शुरू किया है पिछले कोई 1 साल से। पहले जो है ना मुझे ये होता था कि मैं इतना ज़्यादा नहीं जाता था ट्रेनिंग्स में, टॉक्स में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंसान का आधा दिन तो कुछ ना कुछ करते हुए लग जाता है ना, ऐसे ही है। तो वो मुझे लगता था कि यार ये तो मसला है, पूरा आधा दिन आपका लग गया। फिर जब मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे फिर लगा कि नहीं यार फ़ायदा होता है। उसकी वजह ये है कि वहाँ से आपको जब आप किसी के साथ कोई काम करते हैं तो ये आपका उसके साथ एक फर्स्ट प्रोजेक्ट हो जाता है। ऐसे ही है। मैं आपके पास आया पॉडकास्ट पे, हमारा एक मिलकर हो गया ना प्रोजेक्ट, ठीक है। एक तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। सही है। दूसरा क्या होता है कि आपको एचआर मिल जाता है, सप्लाई मिल जाता है। आपने कहा यार साथ भाई मेरे पास वो बंदा यार हो सकता है आपके साथ बड़ा अच्छा वो सूट करेगा, मैं आपको उसकी सीवी भेज रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा ये होता है कि वहाँ पर आपको कुछ पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। आपने कोई चीज़ कही, अब शुरू में जाहिर सी बात है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो आपको तो लोग चाहिए, पार्टनर चाहिए किसी ना किसी ज़ुमरे में। तो वो आप जब सिखाएंगे तो बजाय इसके कि आप अनाउंस कर दें कि यार मैं पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप बोलें यार मैं अपनी एक जना ट्रेनिंग रख रहा हूँ, उसमें जो लोग आएंगे ना दे आर मोर लाइकली टू बिकम अ बेटर पार्टनर एज कम्पेयर टू कि आपको कोई वैसे ही मिल जाए। तो जो बंदा, मैंने ये देखा है कि जो बंदा सीखने सिखाने पे इंटरेस्ट ले रहा है तो ऑलरेडी वो उसने अपने आप को एक अलग ही मुमताज़ कर दिया है, ठीक है। क्योंकि ये जो ख्वाहिश है सीखने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की, ये आम तौर पे लोगों के अंदर नहीं होती, या मैं ये बोलूँगा कि सबके अंदर नहीं होती। तो ये मेरी एक एडवाइस है कि सीखना, जो भी आपके पास नॉलेज है सिखाना शुरू करो। इसमें मैं थोड़ा सा एड ऑन कर दूं, भले आपके क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे, मेरे आज ही दोपहर में मेरे उस्ताद हैं, ज़ुबैर भाई हैं, तो मुझे बोलने लगे यार अभी तो मुझे आता है कि 55 साल उम्र हो गई है, मैनेजमेंट में इतना बड़े बड़े इवेंट कर लिए, कहते हैं यार अभी मुझे तो खुद भी कुछ नहीं आता। मैंने कहा कि लोगों को जो बहुत ज़्यादा इल्म वाला बंदा भी होता है बोलते हैं यार अभी तो मुझे खुद भी नहीं पता यार ये कैसे होता है, क्या सिखाऊंगा, गलत ना बता दूँ। तो मैंने फेयर भी हटा दें,
जो भी चीज़ आती है आपको, जितनी भी आती है, क्योंकि अगर आपकी इतनी उम्र हो गई 20-25 साल आपने लगाए, तो मतलब आपके पास उसका एक्सपीरियंस है। मैं तो यार सिखा दे लोगों को, उनकी पूरी मैनेजमेंट का उनका एक बड़ा स्किल है। तो मैंने बोला यार अब बस जो जैसे तैसा ही बोलना है उसको बता दें। मैंने लगा लोग को फेयर भी होता है कभी यार मुझे तो खुद नहीं आता, लोग मुझे गलत ना बोल दें, मुझसे गलत ना निकल जाए। तो इस तरह के भी अपने कभी चैलेंजेस आए कि अगर कोई बात गलत निकल गई होगी, क्योंकि लर्निंग में हो सकता है बताने में गलती हो जाए, तो वो उसको कैसे, वो अपने फेयर को कैसे कम करे? देखें, सबसे पहले तो बात ये है कि आजकल की दुनिया में जो आम तक नॉलेज है ना, वो तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। यानी मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं सिखा सकता आज के दिन जो आपको क्लॉड या चैट जीपीटी नहीं बता सकता कहीं ना कहीं। हाँ, उस्ताद का रोल क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपके विजन से मिस होती हैं, वो आपको वहाँ बता देता है। थोड़ी बहुत उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो आपको बता देता है। तो मैं तो जो अपनी भी मैं आजकल अपने ऑफिस में रखता हूँ ट्रेनिंग, तो इस नियत से रखता हूँ कि भाई मैं खुद सीखूंगा। एक और जो मैंने अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि अब जैसा मेरी ये कभी आ रही है ट्रेनिंग इंशाल्लाह 24 को, तो इसी बहाने ना मैं खुद अपने फ्रेमवर्क्स को ज़रा सा अच्छा कर लेता हूँ। क्योंकि होता ये है कि एक आप काम कर रहे हैं, जैसे ही आपको पता चला कि यार मुझे ये चीज़ ना 50 लोगों को सिखानी है, 100 लोगों को सिखानी है, तो अब फिर मैं ढूंढता हूँ फ्रेमवर्क्स क्या है उसके। क्योंकि देखें, एक होता है इंडिविजुअल केस स्टडी, या मैंने ऐसे ऐड बनाया, ये उसकी स्क्रिप्ट थी और ये चल गया। अब ये नहीं ज़रूरी कि उसी स्क्रिप्ट को लेके आपने ऐड बनाया आपका चल गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज फ़र्क हैं। अब क्या होगा कि हमें ना किसी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा देखें यार, अगर तो फॉर एग्जाम्पल एक आइडा फ्रेमवर्क है, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आप बोलेंगे देखें यार, ये जो आइडा फ्रेमवर्क है ना, ये दुनिया में फ्रेमवर्क चल रहा है हर जगह, हम भी इसके जरिए एड्स बनाते हैं, आप भी इसके जरिए एड्स बना लें। तो अब क्या होता है कि पहले तो हो सकता है मुझे शायद कभी फ्रेमवर्क देखने की जरूरत ही पेश ना आए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं, मैं अपने कंफर्ट जोन में अपना करते जा रहा हूँ। जब दूसरों को बताना होता है, आप बोलते हो नहीं फ्रेमवर्क क्या है। तो मेरी अभी साइबी में ट्रेनिंग थी, तो मैंने अपनी क्लास में कोई 8 फ्रेमवर्क्स बताए। पहले मैंने उनको सर्च किया कि यार कौन कौन सी चीजें, उसमें से 5 फ्रेमवर्क से जो मुझे नहीं पता थे। अच्छा, काम मैं वो कर रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन फ्रेमवर्क नहीं था। वो फ्रेमवर्क आ गया तो मैंने कहा अच्छा, एकदम से दिमाग में ना वो मतलब मेरे पटाखे बजना शुरू हो गया। अच्छा यार, ये जो मैं करता था ये असल में ये था। और फिर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप खुद नहीं कर रहे होते। आप बोलते हैं देखो मैं खुद इस फ्रेमवर्क का ये वाला पार्ट नहीं कर रहा। तो मुझे तो खुद बहुत फायदा हुआ सिखा के लोगों को। और अब मैं इसके ऊपर हूँ कि ये तो लोग बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ लोगों को टीच कर देते हैं तो आपकी उस नॉलेज की जो रिटेंशन है वो खुद बढ़ जाती है। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि सिखाने से आप सीखते हैं। मतलब आपके पॉइंट से है कि हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, जो भी चीज़ आ रही बताएं। लेकिन क्योंकि जब आप बताने के लिए जाएंगे भैंस को, तो आप पहले खुद उसको अपने दिमाग में फ्रेमवर्क बना लेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। देखिए, इसमें भी 2 चीज़ें ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिखा रहे हैं और आपने उनसे पैसे दबा के चार्ज कर रहे हैं तो वो तो फिर मसाइल होंगे। लोग बोलेंगे कि यार हमें नहीं मिली वैल्यू। या तो आप पैसे, जिस तरह मैंने भी फर्स्ट टाइम समझेंगे प्रॉपर, अभी एक पेड ट्रेनिंग है जो मैं कर रहा हूँ 24 को। इससे पहले मैंने अभी तक जो भी किए हैं वो एक फ्री थी या बहुत ही कम पैसों की थी, या मुझे किसी ने बुला लिया तो उसने तो चार्ज किया वो अरेंजमेंट्स वगैरह के, लेकिन मैंने चार्ज नहीं किया। तो शुरू में तो जाहिर सी बात है आप लोगों को फ्री कराएं, अपना ज़रा हाथ सीधा करें ना। ठीक है, आपको जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर बेशक आप करना शुरू करें इंशाल्लाह। अच्छा साद भाई, ये तो हो गए जो हमें करने चाहिए, ये तो डिस्कशन हमारा बड़ा डिटेल में है। और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए ये भी इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपने फेलियर से बताना चाहें कि ये ज़िंदगी में मेरा बहुत बड़ा फेलियर था जो नहीं करना चाहिए, इन साथ में कोई फ्रेंचाइज मॉडल भी आपको, कोई फ्रेंचाइज आपकी फ्लॉप हुई है, वो भी अगर आप बताना चाहें। सही। अच्छा देखिए, फेलियर्स तो बहुत सारे होते रहे और आज भी होते हैं। इंसान को ये कि सीखना चाहिए सबसे, थोड़ा सा रोक कर अपने आप को, और उसको ठीक से एनालाइज करना चाहिए और बायस नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर वो अपना हाइपोथेसिस बना रहा है उसको वैलिडेट ज़रूर कर दे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अच्छा यार ये वाली हमारी आउटलेट इसलिए नहीं चली क्योंकि हमारी लोकेशन ठीक नहीं थी, या कोई भी और XYZ यार के हमारा उसका आउटपुट, तो उसको ज़रा सा 1-2 बार 2-3 एंगल से देख लें, क्योंकि आस्किंग द राइट क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना आम तौर पे प्रॉब्लम इटसेल्फ से ज़्यादा मुश्किल होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो एक तो ये है कि अब करने मतलब ना करने के तो बहुत सारे हैं, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हर्ट किया वो ये कि हायरिंग के वक्त एक बहुत बड़ा, जब आपकी कंपनी ग्रो हो रही होती है तो आप एक कंफ्यूजन में होते हैं कि यार मैं किस तरह कौन से लोगों को हायर करूं, और फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक तो बहुत ज़्यादा आपके कोई आइडियल लोग होते हैं, हाँ बोलते हैं आपको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि यार ये तो डन है, आ जाओ। फिर कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में होते हैं, आप बोलते हैं यार समझ नहीं आ रहा कि हो या ना हो। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो गलतियां हुई वो उसमें हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था कि आज बंदे को हायर करना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्योंकि उस वक्त काम की इतनी मजबूरी थी या काम की ज़रूरत, क्योंकि वो हायरिंग करना और इंटरव्यू ये भी एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो उसमें फिर हम बोलते थे चलो ठीक है आ जाओ यार क्या हो जाएगा कि वो देख लेंगे। अब मसला देखने में ये होता है कि वो एक बंदा आता है तो वो एक पूरा इंसान होता है ना, वो मशीन नहीं होती कि भाई ये मशीन आई, अगर उसने नहीं काम किया तो उसको फारिग कर देंगे। वो आती है, जाहिर सी बात है, वो फिर बहुत सी बार वो ऐसी मशीनें फंस जाती हैं कि आप उनको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। वो जो आपकी कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो फिर बहुत मुझे लगता है कि ट्रेड ऑफ बहुत ज़्यादा आता है। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, एक बंदा वो काम ठीक कर रहा है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर जॉब पे कोई एक अच्छा आदमी होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लेता। अब आपने उसके लिए वो रखा हुआ है तो उसने औरों को भी ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो एक ही आदमी का काम है, ठीक है, या वो आदमी गलतियां में साथ बार बार कर रहा है कोई गलती, तो फिर आपको उससे हर्ट हो रहा है। तो ये है कि जो बाहर की बड़ी कंपनीज मैंने देखा है कि वो बोलती हैं कि हमारी बेशक जो ओपनिंग है, जो पोजीशन है वो ओपन रहे, लेकिन हम लोग उसी बंदे को हायर करेंगे जिस पे हम लोग 100% अलाइंड होंगे। लेकिन इसके साथ ये भी मसला हुआ है कि हाँ ऐसे भी लोग हुए हैं कि जो बहुत शुरू में हमें लगा कि 100% अलाइंड है, लेकिन डाउन द रोड वो अलाइनमेंट इतनी नहीं थी, क्योंकि बात ये है कि इंटरव्यूज के वक्त तो बंदा अगर खास तौर डेस्परेट है तो वो तो कुछ भी करने को तैयार होता है ना, वो तो बोलता है भाई आप मुझसे कुछ भी काम करा दो, मुझसे मतलब यानी खड्डे खुदवा दो, पत्थर उठवा लो, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन असल तो इंसान अपनी, अगर इसकी एक 20 साल की आदत है, एक उसका एजुकेशन है, आदत है, उसकी सराउंडिंग है, तो वो आपकी कंपनी में आके फौरन ऐसे कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स और खास तौर पर मैं एक ऑप्टिमिस्ट तो होते हैं बहुत, क्योंकि ऑप्टिमिज्म के बगैर बिजनेस नहीं चलता। लेकिन यहाँ फिर क्या है कि ज़्यादा ऑप्टिमिज्म फिर आपको हर्ट कर जाता है, बोलते नहीं यार ये बंदा कर लेगा, तो थोड़ा सा उसको मुझे लगता है वैलिडेट करना चाहिए। बहुत सी बार हम लोग जल्दबाजी या थोड़ा सा यानी स्पीड के चक्कर में कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इन द लॉन्ग रन, मैं कल एक वीडियो देख रहा था बड़े मज़े की, उसमें उन्होंने कहा कि देखें हम लोग बहुत ज़्यादा क्या बोलते ग्रोथ के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि ये हमारी जो कंपनी है ये 10 साल बाद रहेगी कि नहीं रहेगी, या 20 साल बाद रहेगी या नहीं रहेगी। अब ये जो होता है ना सवाल, एक सवाल ये कि भाई मेरी अगली मंथ कितनी ग्रोथ हो जाएगी, और एक सवाल है कि यार मेरी 20 साल बाद कंपनी रहेगी नहीं रहेगी। ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब जब आप बोलते हो कि मेरी कंपनी रहेगी तो फिर आप बोलते हो हाँ यार मुझे ऐसे लोग चाहिए जो कि मेरे साथ लॉन्ग टर्म चलें, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग हो, बॉन्डिंग हो अच्छी, तो उन्हीं के साथ आप लंबा लंबा चल सकते हैं। तो वहाँ पर फिर जाके जो है एक काम आपका यानी कि ख़राब हो जाता है अगर आप इंटेंशनल ना हो। तो ये एक फेलियर्स मैं समझता हूँ कुछ हुए। और फ्रेंचाइज के हवाले से
हाँ, कुछ आउटलेट्स हमारी थी जिनकी हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छी मतलब चलेंगी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं चली। तो हमने भी बोला कि बस ठीक है चलें। हाँ, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अभी तक रीज़न हम लोग पता कर नहीं पाए बड़े स्टैंडर्ड, बड़े स्पेसिफिक, लेकिन ख्वाहिश यही है कि हम लोग और ज़्यादा फिर अपनी जो रिसर्च है उसको स्ट्रॉन्ग करें। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आपने सोचा है वहाँ वो अच्छी नहीं परफॉर्म की, उसके लिए हमको इश्यूज नहीं पता कि क्या हुआ है, वो वक्त के साथ पता चल जाएगा डेटा। हाँ, देखिए वैसे पाकिस्तान में ना डेटा ओवरऑल कम है। ये भी फॉर एग्जाम्पल कि अमेरिका में आपको ये पता चल जाता है कि यार ये जो मोहल्ला है यहाँ पर लोगों के बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये सारे डेटा सेट्स अपने ओपन रखे हुए हैं। यहाँ पर मीडियन इनकम्स क्या हैं, इस जगह से इनकम टैक्स कितना कलेक्ट होता है, इससे सेल टैक्स कितना कलेक्ट होता है, इससे प्रॉपर्टी टैक्स कितना कलेक्ट होता है। अच्छा, क्या होता है कि इन चीज़ों से आपको उनकी उस जगह की क़ुव्वत ख़रीद और वो सारा आपको पता चलता है। उसके उस डेटा के ऊपर फिर आप जो है ना वो अपने एस्टिमेट्स कर रहे होते हैं। पाकिस्तान में हम लोग तो ज़्यादातर वहाँ पर पहुँचते हैं रोड पे, हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, हाँ यार, या गाड़ी में हम बोलते हैं कि अच्छा यार देखो वो ब्रांड यहाँ पे खुला है ना, तो वो तो यार वो ब्रांड खुल गया, चलो यार हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह चल देखा देखी में चलते हैं, तो देखा देखी में थोड़े से वो हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैं अभी तक कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कि उनके पास होता है डेटा बिजली के बिलों का, लेकिन वो अभी तक मैं खुद हासिल नहीं कर पाया हूँ। आपकी कोई ऑडियंस में मुझे अगर कोई हेल्प कर दे तो बताएं। नहीं बिल्कुल, बिजली का डेटा तो देखते हैं, कोई भी सपोर्ट करेगा आपको। यानी एक इलाका है मिसाल वीरपुर, मैं बोलूँ कि यार ठीक है यार, इसके जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उसमें हमें बता दे, या हमें एटलीस्ट ये भी हो जाए ना, मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कि यार हमारी एक आउटलेट वहाँ बहुत अच्छी चलती है, फॉर एग्जांपल सक्खर में, मैं बोलूँ यार देखिए वहाँ पे जो इसलिए अच्छी चलती है कि वहाँ पर बिजली के बिल जो हैं वो इतने आते हैं। तो अगर इतने बिजली के बिल आते हैं तो इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड आ गया आपके पास। वहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार हमारी प्रोडक्ट वो खरीद सकता है, जाहिर सी बात है लग्जरी प्रोडक्ट है ना, हमारी ऐसी नेसेसिटी तो है नहीं, तो मेरे ख्याल में वो खरीद सकता है जिसका बिल जो है ना यार वो 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये के बीच में आता हो, या 50,000 रुपये के बीच में, ये ब्रैकेट है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि अच्छा यार 20 से 50,000 रुपये वाले बिजली के बिल के यहाँ पे कस्टमर हैं कितने, इस शहर में कितने हैं, ठीक है। अब अगर हम बोलते हैं ठीक है यार कम से कम 20,000 तो लोग हों ऐसे, या अगर कोई 8,000 लोग, 10,000 लोग हों, अगर उससे कम है, हम बोले यार बहुत कम है ऐसे लोग जो इसको कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है हम लोग यहाँ नहीं वहाँ खोलेंगे। तो ये इस तरह के जो हम डेटा पॉइंट्स है, मुझे लगता है अभी तक सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये बिजली का बिल है, क्योंकि यही आपकी जो क़ुव्वत ख़रीद है ना, आप इनकम की जगह पे आप बिजली के बिल पे चल गए, क्योंकि इनकम का डेटा तो मिलता नहीं है। इनकम तो कोई तो इनकम का सेट होता है कि इनकम कितनी है इधर। भाई देखिए हमारी 60% जो इकोनॉमी है वो तो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, कुछ लोग बोलते हैं 80% है, तो इनकम तो पूरी इतनी जब कैश इकोनॉमी है तो वो कहाँ पे किस तरह करेगा। हाँ, वो जो अगर कोई किसी की फॉर्मल इनकम नहीं भी है लेकिन वो एसी ज़रूर लगा लेगा घर में, वो अपने कंफर्ट, ये एक ऐसी लग्जरी है जो कि चुपती नहीं है ना। आप वो गाड़ी ले ही लेगा, उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या वो आना जाना है, क्योंकि ट्रैवलिंग सिस्टम नहीं है, तो आइडिया हो जाता है। बिल्कुल, हालांकि ऐसे गैस नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा कल्चर इस तरह से बिल्ड हो गया, हम उससे उसके रहन सहन के स्टाइल से हम उसकी इनकम का आइडिया लगाते हैं। तो आपको आइडिया हो एक एरिया में जब शॉप खोलें तो वहाँ पे लोग किस तरह की गाड़ी है, किस तरह का वो खाना खा रहे हैं, खाने से तो नहीं कर सकते, नहीं गाड़ी से देखेंगे। बिजली का बिल परफेक्ट है। अच्छा, साथ में अगर मैं बात करूँ क्या, साथ में अपने आप को अपडेट रखने के लिए कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं जो आपको आजकल बहुत पसंद हो, और अपने आप को लर्निंग के लिए कौन सी रिसोर्सेज कहाँ से स्टडी करते हैं? अच्छा, मैं ज़्यादातर जो अपने आप को अपडेट कर रहा होता हूँ, एक तो मेरे पास मास्टर क्लास की भी सब्सक्रिप्शन है, बड़ी मुझे लगता है कि सस्ती और आपको बहुत अच्छा कंटेंट वहाँ पर। ये क्या है मास्टर क्लास? मास्टर क्लास एक ऐप है। अच्छा, ऐप, और महीने के 3,000 रुपीज़ हैं शायद। तो वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर ना वो क्लासेस बना के रखी हुई हैं जो कि 2 से 3 घंटे के बीच में।
दूसरा ये एक यूट्यूब है ऑफ कोर्स, वो देख रहा होता हूँ। तीसरा ये कि क्लाउड और चैट जीपीटी के जो नए ऑप्शन हैं उनको एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ कि कौन सी चीज़ें, जेमिनाई से क्या चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें क्लाउड से अच्छी हो रही हैं, अपने लोगों को ट्रेन कर रहा होता हूँ। तो ये सब काम हो रहे होते हैं जिससे जो है ना मतलब फ़ायदा हो जाता है बहुत और सीखने में मिल रहा है। तीसरा ये कि जैसे मैं आपके पास आया हूँ ना, मैं आजकल हर एक के बाद जिससे मिलता हूँ तो मैं उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ज़रूर पूछ रहा होता हूँ। मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं एआई को। तो हर किसी ने ना अपने अलग यूज़ केस बनाए हुए हैं, तो वो भी बड़ी एक मज़े की होती है चीज़। और हाँ, एआई पे जो लोग जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो मैं उनके साथ ज़रा सा ज़्यादा अलग से अलग रखता हूँ, ठीक है। उनको फ़ोन कर लेता हूँ, भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो आपने मुझसे सवाल किया, तो हमारी कम्युनिटी बनी हुई है, 3-4 दोस्त, हम रोज़ाना बैठते हैं। अच्छा, हम उस पर रोज़ाना आज डिस्कशन, आपने कहा लेट हो जाऊंगा तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया, अभी 7 बजे फिर एक डिस्कशन है हमारा। तो हम कोई चीज़ नहीं निकलते तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते, देखिए यार ये टूल ऐसे कनेक्ट हो गया है। मतलब वीक में कम से कम एक दफ़ा तो हम बैठते हैं। अच्छा, हमने एक एआई की टीम बनाई हुई है, मैंने अपना खुद कोर जो इंटरेस्ट लोग हैं ना मैंने खुद फाइंड किया है, तो उनके साथ होता है यार ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो वो बताते हैं यार ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। और वो लोग हैं कौन सी फील्ड के ज़्यादा? ये हमारे ई कॉमर्स वाले हैं सारे। ई कॉमर्स वाले? हाँ, मतलब वो शायद और ये ऑनलाइन करते हैं आप या नहीं फिजिकली? फिजिकल मीटिंग? मज़ा ही नहीं आता है। ये बताएं कि आप बुढ़े हो गए, ऑनलाइन में मज़ा नहीं आता। मुझे भी ऑनलाइन मज़ा, मुझे तो ज़्यादा, तो मुझे लगता है नींद भी आती है, मुझे पता नहीं क्या बात है, लेकिन अगर मीटिंग ऑनलाइन नहीं आती 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए ना तो मुझे फिजिकल का जो बात है वो नहीं है। मतलब मुझे पहले तो होता था कि ऑनलाइन, लेकिन कहते हैं तो अभी वो खुद आ जाते हैं या मैं कहीं चला जाता हूँ या हम कोई पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ डिस्कशन करते हैं। जैसे अब अगर हमें कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है कि एआई से हम कैसे ढूंढ सकते हैं, कौन सा स्किल सेट है जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क को कर लेगा, तो बोलेगा यार मैंने बनाया है, ये ले लो। तो हम आपस में भी एक्सचेंज कर रहे हैं स्किल्स को। अच्छा, हमारा तो अच्छा ग्रुप बना हुआ है, उसमें है 15, लेकिन एक्टिव जो है वो 4 से 5 रहते हैं। अच्छा, छोटी मोटी आप लोग भी कम्युनिटी बना लें अपने सेम इंटरेस्ट की यार। तो मैंने देखा उससे बड़ा फायदा हुआ है यार, बहुत फायदा हुआ है उससे। तो इतना टाइम बच जाता है, जहाँ हम कभी कभार सोच नहीं पा रहे होते हैं वो सामने वाला सोच रहा होता है। परसों समय सैटरडे को था, हम लोग साथ बैठे हुए थे, तो कह रहा क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, क्लॉड है ना उसको दे दे। जैसे मुझे क्या बात बताई, कहते ये पूरा यूट्यूब का लेक्चर उठा, ट्रांसक्रिप्ट कर और क्लॉड को दे दे, स्किल सेट उसको स्किल सेट बना दे। बोले और क्या तूने दिमाग लगाया है, आपकी पॉडकास्ट आपने कोई गाइडलाइन दी, ट्रांसक्रिप्ट करे और उस प्लॉट को दे दे, प्लॉट को बोले इसने जो बोला इसका स्किल सेट कर दे, अब प्रोडक्ट ढूंढ दे जाके, स्किल सेट कर दे। हाँ, स्किल बनते हैं ना प्लॉट पे। अच्छा, ओके, जैसे उसको एक एसओपी कह लें जिसको आप, हाँ, तो स्किल बना, उसका फिर वो एजेंट बन जाएगा, एजेंट बन जाता है। आप एजेंट बना के फिर उसको आप चीज करते रहे, वो फिर आपका काम करता रहेगा। हाँ, ये नहीं किया था मैंने, ये मैंने पहला तो किया था। नहीं, तो बहुत अच्छा आइडिया। अच्छा, स्किल सेट, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, मैं प्रैक्टिकल तौर पे बताता हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट हंट करनी है कि आजकल ई कॉमर्स की कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, या मैं आपके ब्रांड में आपका हंट करना है मुझे कि कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा। आपने कहीं बहुत सारी जगह पे बताया भाई मेरा ये परफॉर्म, हम आपकी सारी पॉडकास्ट उठाएंगे, उसका ट्रांसक्रिप्ट बना देंगे। ट्रांसक्रिप्ट आ गया, उसको उठा के देंगे क्लॉड को, क्लॉड ने उसको रीड कर लिया कि भाई इनकी जो ये फ्रेगनेंस है ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। हम बोलेंगे अब इसका तुम स्किल सेट कर लो अपने पास, ये इन्होंने क्या तरीका बताया, अब हमारे लिए बना दो ये, तो आपको बना के दे देगा। तो टाइम आसान हो गया ना हमारा, हम आपके पूरा पढ़ते समझते स्टडी करते हैं। जैसे अमेज़ॉन की प्रोडक्ट ढूंढनी है आपने, तो किसी ने अमेज़ॉन की प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बताया है वीडियो के अंदर, तो आप उसको पढ़े भी नहीं, समझने का टाइम नहीं है, उसका ट्रांसक्रिप्ट निकालें और क्लॉड को दे दें, भाई इसे जो तरीका बताया ना सिर्फ एक प्रोडक्ट हंट करके दे दे, तो वो आपके लिए काम करके देता है। या ये बड़ा आउटस्टैंडिंग और तरीका बताया, मैं कह रही बड़ा अच्छा आसान हो गया। मतलब आपसे सीखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एआई को ट्रेन कर, मतलब टीचर से सीखने की जगह टीचर का स्क्रिप्ट निकाला, एआई को दिया, वो ट्रेन हो गया और वो स्किल सेट हो गया, वो हर दफा में एक प्रोडक्ट ला के देता है। अच्छा, और वो प्रोडक्ट्स वाकई में अच्छे होते हैं? सही है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट वैलिडेशंस हैं, लेकिन वो काम कर, मतलब फॉर्मूला काम करे ना। वैसा कहते जो काम आपको 2 हफ्ते लगते थे वो आपका एक स्लैश स्किल मारते हैं, वो एक प्रोडक्ट देता है, फिर हम उसको चेक करते हैं, टाइम बच गया। सही। ये बड़ा अच्छा उसने मुझे बताया था।
जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देंगे कि अगर कोई भी फ्रेंचाइज मॉडल में आना चाहता है कि ये काम कर ले, ये काम ना करे, और इसको इनिशियली तौर पे स्किप कर सकता है? ये 3 सवाल एक साथ है क्योंकि एक समराइज हमने करना है जी। पहले तो देखें, ओवरऑल इसमें एहतियात करनी चाहिए। किसी के भी पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले तो ये है कि आप जो है वो अपना अगर आपने करनी है फ्रेंचाइजिंग, तो पहले अपनी एक शॉप, एटलीस्ट एक शॉप पहले खुद चलाएं। उससे आपको पता चल जाएगा कि यार हायरिंग किस तरह होती है, शॉप किस तरह बनाते हैं, बोर्ड किस तरह बनता है, खर्चे क्या होते हैं, और फिर उसके बाद ये कि आप आगे जाएं। तो एक तो उसूल ये है। दूसरा, क्या नहीं करना है ना, अगर इनिशियली क्या नहीं करना चाहिए। इनिशियली जैसे मैंने कहा कि अभी शुरू में जो देखिए, आज के ज़माने में जैसे आपने बताया ना कि प्रोडक्ट कॉपी करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे जो चीज़ आमतौर डिफ्रेंशिएट करती है ना, वो करती है उसका फाउंडर और उसकी कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, हो सकता है आपका पूरा जो है ना सेटअप मैं कर दूं कॉपी, लेकिन मैं ये तहसीन इस्लाम को नहीं कर सकता कॉपी। उसका जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो PR है, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी अपनी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स, तो ये कि अपने आप पे मेहनत करें सबसे पहले, ठीक है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, और फिर अपने देखें कि यानी उसको कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए पहले अपनी वो बढ़ाएं, ब्रांड बिल्ड करें, सेल्स बिल्ड करें। वो जब चीज़ हो जाएगी, फिर ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। तो रिटेल भी एक ऑप्शन है। उस मतलब रिटेल में भी फिर ये ना कि आप अपना खोलें, किसी और के साथ जाएं, यानी या फॉर एग्जांपल किसी सुपरमार्केट में रखवा दें, तो ऑप्शन फिर आपके पास बहुत सारे होते हैं। लेकिन पहले ये है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप इस वक्त फॉर एग्जांपल यानी अगर एक बंदा अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और वो ये समझता है कि मैं अपने सेल्स चैनल ऐड करके प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ये गलती है। ठीक है, ये ऐसा होने नहीं वाला। तो अभी भी ओवरऑल अपॉर्चुनिटी बहुत है, ई-कॉमर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड एड्स जो है ना वो एक्सपेंसिव भी हो गए हैं और एक्सपेंसिव होते जाएंगे। इसलिए जो रास्ता बचता है ना आपके पास, वो बचता है खाली कंटेंट का। इसके अलावा कोई आपको रास्ता नहीं है। आज सुबह मैं भी सोच रहा था कि अब जो सस्ता तरीका जो मार्केटिंग का रह गया ना, आपकी सेल्फ अवेयरनेस देना ही रह गया है। आप पर्सनल ब्रांड ही, मुझे ऐसा था कि यार बड़े बड़े ब्रांड थे वो अपनी मार्केट करते थे, मैंने कहा वो इन्फ्लुएंसर ने थोड़ा, फिर उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग ने, तो एक फिर अब सारे फेसबुक मार्केटिंग पे आ गए। तो मुझे लगता है यार पर्सनल जितना अच्छा कम्युनिकेट करेगा ना, तो पर्सनल ब्रांड पे चलेगा। अब जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो नहीं चल सकती, क्योंकि हर एक के पास सारी रिसोर्सेज आ गई हैं। क्योंकि पहले चीज़ें कम थी ना, किसी पास कैमरे नहीं थे, चीज़ें नहीं थी, एक मीडियम होता था पहले, एक बड़ा मीडियम है, फिर वो यूट्यूब का मीडियम है, फिर मैंने कहा अभी सबके पास एक्सेस आ गए। बात क्या है, क्लाउड ने AI ने तो और भी आसान कर दिया। मैंने कहा अब ये यूनिकनेस नहीं रही, यूनिकनेस रह गई आप खुद, कि आप कितना खुद सामने वाले को एजुकेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली और इसमें भी एक जेन्युइन, अगर आपकी लोगों को फायदा देने की ख्वाहिश होती है ना, तो वो दिख जाती है। ऐसा ही होता है। ठीक है, और जो मैं खुद भी मैं नोट कर रहा हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि इसीलिए फिर मैंने इस पॉडकास्ट में पहले बात की थी, वो ट्रेनिंग वाली मैंने बात की, मैंने शेयरिंग वाली बात की। अच्छा, इसमें ये भी है कि आप अपना जो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, उस पर आप शेयर करें जो भी आप काम कर रहे हैं। जिस तरह कभी खातून थी, मैं एक जगह गया तो वो जूतों का बिजनेस कर रही हैं, फुटवेयर बनाती हैं हैंडमेड। तो मैंने कहा कि आप चीज़ें अपने साथ शेयर करें कंटेंट में ना, और आप अगर तो हाँ और उसको थोड़ा सा समझ लें कि यार, क्योंकि कंटेंट में फिर अभी आगे चीज़ आ जाती है कि आपने किस तरह ऑडियंस को उसको हुक करना है और उसको रिटेन करना है। अब ये एक चैलेंज है कि हर हुक, अब पहले हमारा मॉडल चलता था आइडा मॉडल ना, अटेंशन, एक हुक बना दो, लोग पूरा ऐड देख लेते थे। अब सबने हुक हो गए। अब क्या है कि वो 5-6 सेकंड बाद फिर उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। अब आप ये क्यों, आपने डबल ट्रिपल हुक्स लगाने। अब हुक्स में भी फिर आपको अलग किस्में चाहिए, विजुअल हुक भी होना चाहिए, ठीक है, उसमें AI का हुक भी हो जाए। तो ये एक ऐसी फील्ड है कि कंटेंट जो है ना, वो एक तो हजारों के समय कंटेंट, बल्कि हजारों क्या बोल रहा हूँ, तो बिलियन मिलियन
ट्रिलियंस टाइप के डिफरेंट कंटेंट बन सकते हैं। बहुत है। ठीक है, तो कंटेंट तो कहीं नहीं जाने वाला, तो इसको जरा सा समझें, ह्यूमन बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर। बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करें, उनसे सीखें, कहीं पे कॉपीराइटिंग स्क्रिप्टिंग की ट्रेनिंग लें। और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और मैं खुद सीखने के साथ साथ अब मैं टीच भी कर रहा हूँ ताकि मैं और सीखूं। नहीं, बहुत अच्छा है। तो हमारा अब समराइज करते हैं। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि फाउंडर के ऊपर डिपेंड करती है सारी कंपनी, और अभी भी यही है जो आज से 10 साल पहले या 50 साल पहले थी, जो आपसे बात करके आज भी लगा, ये आज भी फाउंडर पर डिपेंड करती है। आज भी फाउंडर डिपेंड कर रही है, बिल्कुल। अगर फाउंडर अच्छा है, उसके स्किल अच्छे हैं, तो वो अच्छी टीम मैनेज करके चला लेगा। ऐसा नहीं कोई और आपके लिए काम करेगा। अगर आप आज कंटेंट क्रिएशन में अच्छे हैं, अगर कंटेंट लोगों को समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो भी आपको फ्रेंचाइज मॉडल पे जाना है, आपको इन्वेस्टर चाहिए, आपको स्केल करना है, तो मेरे ख्याल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बात घूम के फाउंडर पर ही आ गई, तो फाउंडर को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। मतलब जाके जो समराइज निकला कि फाउंडर ही रह गया। मतलब ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये सब बाद में आते हैं अंटिल अनलेस के फाउंडर कैपेबल ना हो। अगर फाउंडर कैपेबल होगा तो वो सारे काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा और बड़ा डिफरेंट डिस्कशन भी रहा, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल मेरा काफ़ी दिनों से था पेंडिंग, क्योंकि मैंने कहा कोई राइट पर्सन मुझे मिलना चाहिए जिस पे हम डिस्कशन करें, और काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।